गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की नए शुरुआत के साथ हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और एक नया अध्याय आपके सामने है। देख लीजिए, शारीरिक द्रव एवं परिसंचरण, सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्कुलेशन क्या होता है बेटा, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एकदम बेसिक बात से लेकर के चलेंगे, एकदम आपको 100% समझ में आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान में भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। हार्ट क्या होता है, हृदय क्या होता है, वगैरह वगैरह, ब्लड वेसल्स, ब्लड क्या होते हैं, ये सारी बात करेंगे। देखिए, हम लोग चलते हैं शारीरिक द्रव एवं परिसंचरण। पहला नंबर तो आप जाएंगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन माने परिसंचरण। अब देखो परिसंचरण जी क्या होता है। ठीक है, क्या होता है परिसंचरण? तो परिसंचरण की खोज किसने किया? पहली बात विलियम हार्वे ने। किसने किया था जी? विलियम हार्वे। खोजकर्ता कौन थे भैया? ऐसे लिख देंगे, खोजकर्ता, है ना। खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। ठीक है ना, विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे ने इसकी खोज किया। किसकी? परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने भैया? अरे भैया, विलियम हार्वे ने इसकी खोज किया परिसंचरण की। ठीक है, चलो अब देखिए परिसंचरण होता क्या है, परिसंचरण क्या है। तो देखिए एक बात बता दे, परिसंचरण क्या है परिभाषा के साथ। कहता कोई भी जीव होगा, उसका ये शरीर है। ठीक है, जीव का ये क्या है जी? शरीर है। ठीक, ये शरीर। अब कहते गोला बन गया सर, शरीर कैसे? देखो कहता परिसंचरण क्या है, तो बताएगा कोई भी जीव का शरीर में कोई लिक्विड के, तरल पदार्थ के रूप में। तरल पदार्थ देखो कुछ भी हो सकता है, वैसे ब्लड भैया, है ना। प्लाज्मा भी है भैया। क्या है? प्लाज्मा। तो बताएगा जब किसी शरीर में कोई लिक्विड फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से पहले स्थान ऐसे घूमता रहता है। इसमें ध्यान देंगे, कहता है कि कोई तरल पदार्थ, ये देखो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम, मतलब शरीर में कोई तरल पदार्थ। ये क्या है? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ। अब देखिए भैया, तरल पदार्थ जैसे आप कहोगे ब्लड भी हो सकता है ना, जैसे हम लोगों में ब्लड है। क्या है जी? प्लाज्मा भी हो सकता है ना, प्लाज्मा भी हो सकता है। तो कहता है शरीर में जब कोई तरल पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से फिर पहले स्थान ऐसे घूमता है, तो इसी को कहा जाता है परिसंचरण। ये हुई परिभाषा परिसंचरण की। ठीक है, परिसंचरण क्या है? जब शरीर में कोई तरल पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं परिसंचरण। ठीक है, चलो अब देखिए परिसंचरण की खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे ने इनकी खोज किया था। चलो अब देखिए यहां पे लिखा शारीरिक द्रव। शारीरिक द्रव लिक्विड, यानी शरीर में जो लिक्विड है वो घूमना ही परिसंचरण होता है। एनसीईआरटी ने लिखा। ठीक, अब देखिए ये दो टाइप का होता है, यानी परिसंचरण जो है, परिसंचरण, परिसंचरण क्या है? परिसंचरण हम लोग समझ पाए कि कोई लिक्विड का घूमना। अब ये दो टाइप्स का होता है। पहला हम कहे ये खुला परिसंचरण। ठीक है, पहला खुला परिसंचरण और दूसरा हो जाएगा बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण, दो परिसंचरण पे आ जाओ। ठीक, खुला और बंद। अब देखो खुला और बंद कैसे होता है, तो कहता है खुला परिसंचरण किसे कहते हैं? बंद परिसंचरण के। कहता है जब कोई तरल पदार्थ किसी नलिका में घूमता है। किसमें जी? कोई नली में, जैसे आप देखो। ठीक है, यहां पे देखिए, तो जब कोई तरल पदार्थ किसी नली में, अब जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे शरीर में जो ब्लड है वो किस में घूमता है? नली के द्वारा। ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स के द्वारा। किसके द्वारा? ये है, ये क्या है? ब्लड वेसल। ठीक है ना भैया, ये है ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स के द्वारा घूमता है, तो इसे हम लोग कहते हैं बंद परिसंचरण।
बंद परिसंचरण। ठीक है, खुला परिसंचरण में क्या होता है, खुला परिसंचरण किसे कहते हैं, जब कहता है कोई ब्लड या तरल पदार्थ ऐसे यानी नलिका विहीन होता है। क्या होता है, नलिका विहीन, या लिख लो नलिका विहीन, नलिका विहीन होता है, यानी ये नलिकाओं में नहीं घूमता है। ये क्या होता है, नलिकाओं में नहीं घूमता है, अर्थात सेलों के बीच बीच में ये घूम रहा है, तो इसे कहते हैं क्या, खुला परिसंचरण। ठीक है, दो परिसंचरण पता होना चाहिए। दूसरी बात, परिसंचरण में बताएगा परिसंचरण तंत्र। देखो, ये लिक्विड का शरीर में घूमना परिसंचरण हो गया। एक शब्द होता है परिसंचरण तंत्र। अगर ये लिखा हो कि परिसंचरण तंत्र क्या है, परिसंचरण तंत्र क्या है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिसंचरण तंत्र हम कहते हैं कि जब किसी तरल पदार्थ को घुमाने में, मेरी बात सुनना, जब कोई तरल पदार्थ घूमता है तो उसे परिसंचरण कहते हैं। हमने कहा कि जब किसी तरल पदार्थ को घुमाने में शरीर के जो जो अंग सहायता करते हो, शरीर के जो जो अंग सहायता करता है, उस सभी को हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। अब देखिए पहला नंबर, पहला देखिए, पहला अपरिसंचरण तंत्र में क्या है, पहला नंबर हृदय। क्या है जी, हृदय। ठीक है, हृदय यानी हार्ट क्या करता है, घुमवाता है, पंपिंग करता है। ठीक है, दूसरा नंबर हम कहें, दूसरा नंबर इसमें कहते हैं क्या भैया, ब्लड यानी रक्त, रक्त घूमता है। तीसरा नंबर हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, रक्त के साथ हम लोग इसमें प्लाज्मा भी पढ़ेंगे। क्या, प्लाज्मा। ठीक है, अब देखो तीसरा नंबर हम लोग ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियां। क्या है, रुधिर वाहिनियां। ठीक है, रुधिर वाहिनियां। ठीक है, ये तीन भाग हम लोग इस चैप्टर में यानी परिसंचरण तंत्र में तीन बात यहां पे पढ़ेंगे, हृदय, रक्त और रुधिर वाहिनियां। अब देखो परिसंचरण का कार्य क्या है ना, मेन मुद्दा का कहें परिसंचरण क्या करेगा। तो देखिए भाई एक बात समझ लो कि हम लोगों को ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा। अब ऊर्जा चाहिए तो हम लोगों के शरीर में ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्रिया तभी होती है जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो। अगर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में उपस्थित है तो ऑक्सीडेशन होगा और ऊर्जा बनेगी, और ऊर्जा बनेगी तो हमारे हंसने, बोलने, दौड़ने, खाने पीने, मुस्कुराने का काम आएगा, है ना। तो कहता है कि हमको ऊर्जा चाहिए, वो ऑक्सीडेशन से मिलता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की उपस्थित होना अनिवार्य है। जब ऑक्सीजन की उपस्थित होना अनिवार्य है तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन हमको चाहिए। ऑक्सीजन किससे मिलता है, तो कहते हैं भैया श्वसन से, ब्रीथिंग से हमको ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है, क्योंकि ऊर्जा कहां बनती है, ऊर्जा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। कहां पे, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। तो अगर कोशिका में ऊर्जा बन रही है तो प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को जाना चाहिए। अब ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा, तो देखिए ऑक्सीजन को ले कौन जाएगा, तो हमने कहा परिसंचरण में ही एक आरबीसी सेल होती है। कौन सी सेल, आरबीसी सेल, जो ऑक्सीजन का सप्लाई करती है, ऑक्सीजन को पकड़ करके प्रत्येक कोशिकाओं तक ले जाती है। दूसरा परिसंचरण क्या करता है, जो ऊर्जा बनते के समय जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट, अपशिष्ट माने खराब पदार्थ ना, अपशिष्ट पदार्थ का भी ये संचय करता है जी। ये करते जैसे अपशिष्ट पदार्थ CO2, यूरिन, यूरिया, ये क्या करता है, शरीर के प्रत्येक भागों से निकाल करके अलग अलग अंगों को दे देता है। तो हम लोग यहां समझेंगे कि जो परिसंचरण है कितना इंपॉर्टेंस है। परिसंचरण में हमने कहा कि अपशिष्ट पदार्थों को ये शरीर से बाहर निकलता है
और कुछ पदार्थों को, जैसे ऑक्सीजन है, इसको लेकर के प्रत्येक कोशिकाओं तक देता है, जिससे कि ऑक्सीडेशन हो सके। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो सके। अब देखो, ठीक है, तो ये है परिसंचरण की कहानी। तो ये अपशिष्ट पदार्थों का, टॉक्सिन, विष वगैरह को भी शरीर से बाहर निकालने का परिसंचरण यानी तरल पदार्थ करता है। ठीक, दूसरी बात, अब देखो ये 3 बात हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, मैं कह दूं आगे चलो। ठीक, ये है रुधिर यानी ब्लड। हमने कहा हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियां, 3, एक प्लाज्मा, 3-4 बातें इसमें पढ़ना। अब देखो रक्त क्या होता है। ठीक है, कहता है रक्त क्या है, यानी ब्लड क्या है। तो देखिए पहली बात, कहता है स्तनधारियों में पाए जाने जो रक्त है वो कैसे है। रक्त को हम लोग रुधिर या ब्लड बोलते हैं। यह एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, हम कहते हैं रुधिर एक संयोजी, ठीक है, कौन सा, संयोजी ऊतक होता है। देख लेना भाई, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, होता है जो शरीर के भार का 6 से 7% होता है। ठीक है ना, शरीर के भार के 6 से 7%। ये बात आप, यहां पे एक पॉइंट मैंने बताया कि रक्त जो है, रक्त क्या है, संयोजी ऊतक है। अगर ऊतक शब्द आया, अगर ऊतक इसने कहा कि ऊतक है, तो हमारे मन में एक बात जरूर चल गई कि ऊतक है तो कोशिकाओं का समूह होगा। क्या होगा भैया, कोशिकाओं का ये समूह होगा। एकदम ध्यान सुनना, ये क्या होगा, अगर ऊतक है तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के ये बना होगा। ऐसे आप लोग सोचेंगे, ठीक है ना, एकदम समझ लीजिएगा। ऐसे हम लोग समझ लेंगे कि ये कोशिकाओं का भैया समूह है। अब देखो, अब इसमें जैसे, अब इसमें मैं कहूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसमें मैं इसका बहुत सारी कोशिका है, कोशिकाओं का समूह है, और इस कोशिकाओं के समूह में हम लोग एक एक बात पर डिस्कस करेंगे। सुन लेना, पहले बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। रक्त सुनिए, अब देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान, पीएच वैल्यू होता है 7.4, है ना, यानी ये क्षार है। क्या है, क्षार है, ठीक है ना भाई। रक्त क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है, क्योंकि पीएच वैल्यू इसकी 7.4 होता है, ठीक है। अभी चलते हैं कि इसमें किस कारण, है ना, रक्त की किस कारण से ऐसे क्षार हम लोग बोलते हैं। लेकिन अभी देखो पीएच वैल्यू इसका क्या है, 7.4 है। ये बात आपको समझना, ठीक। अब आप देखो, मैं अगर इस पूरे रक्त को देखूं, ठीक है, तो इसमें देखो कोशिकाओं का समूह और कुछ लिक्विड होता है। ध्यान से सुनना, रक्त को हम लोग देखें तो इसमें 2 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहले देखो 2 भागों में, इसको जब डायग्राम आप देखिए तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें सर 2 भाग है, सब लोग बता सकते हो कि सर इसमें 2 भाग हमको दिखाई दे रहा। तो देखिए एक भाग ये है जो लिक्विड फॉर्म में है, और दूसरा आप सेलों का बहुत सारे समूह देख रहे हैं ना। 2 चीज आपको दिखाई दे रही है। एक भाग देखो बेटा, यहां पे ये लिक्विड है, हाँ, तो जब रक्त को एक बूंद ले करके ऐसे स्लाइड होती है, स्लाइड में ऐसे एक बूंद खून को ले करके, इसको एक बूंद ऐसे ले करके जब इसको स्टडी किया जाता है, अध्ययन करते हैं, तो हमको कुछ ऐसे ये दिखाई देता है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ब्लड है, और इसको स्लाइड में रख करके जब देखते हैं तो कुछ ऐसे दिखाई देता है। जब हम देखते हैं इसको तो इसमें 2 बात हमको समझ में आती है। पहली बात तो देखिए ये लिक्विड है, कहता है ये जो लिक्विड है, पहला नंबर, ये इसका नाम दिया गया है प्लाज्मा। क्या दिया गया है बेटा, प्लाज्मा, ठीक है ना, प्लाज्मा नाम दिया गया। कहता है ये प्लाज्मा होता है, और रक्त में प्लाज्मा मतलब कितना होता है, कहते हैं ये ज्यादा होता है, यानी 55% होता है। पूरे रक्त में सबसे ज्यादा प्लाज्मा होता है।
जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। दूसरा देखिए ये है, ये है, ये है, यानी ये जो दूसरा है यानी कोशिकाओं का समूह जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कार्पोसेल, ब्लड कार्पोसेल या संगठित पदार्थ। इसके हिंदी संगठित पदार्थ, एनसीईआरटी लिखती है संगठित पदार्थ, ठीक है ना, या इसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड कार्पोसेल, ठीक है, ब्लड कार्पोसेल दूसरा भाग। और ये पूरे ब्लड का 45% होता है, समझ लेना कितना, 45%। और इसमें देखिए आप कहते हैं कि सर यहां तो अलग अलग कोशिका है, इसे क्या कहते हैं, देखिए ये दूसरा नंबर। अब हम कहेंगे कि ये 3 भागों में बटा होता है, ये कोशिकाओं का जो समूह है 3 भागों में है। कहता है एक होता है आरबीसी, ठीक है, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स 3 भाग होता है, ठीक है। इसको हम लोग इरेक्ट्रोसाइट बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट, इसको थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, अभी बताते हैं। तो इसमें देखिए जो रेड है ये इसका आरबीसी है, जो व्हाइट है ये डब्ल्यूबीसी है, और जो हल्का पीला देखिए यहां पे देखिए ये जो है अलग कलर का ये है प्लेटलेट्स, ठीक है, 3 भाग होते हैं। तो ऐसे हम चलेंगे कि रुधिर का कौन कौन से भाग है, तो हमको दिखाई दे 2 भाग, एक प्लाज्मा होता है, अभी डिटेल से हम लोग उसको देखेंगे प्लाज्मा को कि कितना % उसमें पानी होता है, 90 से 92% सबसे ज्यादा उसमें जल होता है, ठीक है, और 6 से 8% तक प्रोटीन पाया जाता है, और उसके साथ साथ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बहुत सारी ऐसे अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जिसके कारण पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ठीक है। तो जैसे इधर ब्लड देखते हैं आपको डायग्राम दिखाई दे कि ब्लड है, जब हम ब्लड को देखें कि संयोजी होता है, कनेक्टिव टिश्यू है, यानी जो रक्त भले फ्लोट होता है, भले ऐसे कट करने पे बहने लगता है, लेकिन वो क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। और उसमें साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ उसमें लिक्विड भी होता है, ठीक है। जैसे हमने एक बूंद ब्लड लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो हमको कुछ लिक्विड दिखाई देगा, उसी लिक्विड में बहुत सारी सेलें तैरती रहेंगी, ठीक है, बहुत सारी सेलें तैरती रहती हैं। तो जो लिक्विड है उसको प्लाज्मा नाम दे दिए, और जो बहुत सारी सेलों के समूह है संगठित पदार्थ ब्लड कार्पोसेल नाम दे दिए। अब यही संगठित पदार्थ यानी ब्लड कार्पोसेल 3 भागों में, इसका आकार देखे तो आकार में अलग अलग इसका आकार था, अलग अलग इसका फंक्शन, यानी कार्य, आकार और कार्य दोनों अलग अलग था। तो इसका कार्य और आकार के हिसाब से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 भागों में इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक, ये बात आपको समझना। अभी चलते हैं आगे, ठीक। तो यहां पे आप एक एक पॉइंट को समझेंगे कि रक्त क्या होता है। हमने कहा रक्त जो है एक संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक है जो शरीर में लगभग 6 से 7% पाया जाता है। और ये बताया गया कि लगभग ये अगर बात करें इसकी 6 से 7% लगभग 4 से 5 लीटर होता है। पुरुष और स्त्रियों में कुछ कम ज्यादा होता है, पुरुष में ज्यादा होता है, स्त्रियों में कम होता है। उसका कारण बोन मैरो होता है, ठीक है, क्योंकि बोन मैरो में बनना होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं इसके टाइप्स पर। अब देखो हम अब लोग पहला नंबर जो है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। उससे पहले हम इसको पढ़ेंगे प्लाज्मा, ठीक है। देखो प्लाज्मा आ गया। अब प्लाज्मा क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा रक्त, पूरे रक्त का 55% भाग होता है। कितना? 55% भाग, पूरे रक्त का 55% भाग होता है, ठीक है, भाग होता है। यहां पे देखिए, और मैंने कहा था आपको डायग्राम बना करके देखो, यहां पे आपको मैंने समझा ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी है, ठीक, और ये है डब्ल्यूबीसी, ठीक, ये क्या है डब्ल्यूबीसी है, यहां पे ऐसे समझेंगे ये है डब्ल्यूबीसी, आकार में बड़ी संख्या में कम, आरबीसी जो है ऐसे। और देखिए, और मैंने ये बताया था ऐसे प्लेटलेट्स,
उसके साथ साथ मैंने कहा ये लिक्विड में तैरते रहते। तो जो लिक्विड है ना, जो पूरा पूरा लिक्विड है वो है प्लाज्मा। यहां पे ध्यान दीजिए, जो लिक्विड है वो है प्लाज्मा। ये क्या है? प्लाज्मा। हाँ, प्लाज्मा। इसमें देखिए प्लाज्मा में कहा कि 55% पूरे रक्त का 55% भाग होता है, पूरे ब्लड का 55% भाग होता है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें कहा गया प्लाज्मा में जो है, ठीक है, ये हल्के पीले रंग का होता है। क्या होता है? पीले, हल्के पीले रंग का, ठीक है, ये हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है, होता है। और इसमें कहता है दूसरा पॉइंट, इसमें 90 से 92% जल यानी वाटर पाया जाता है। किसमें जी? किसमें वाटर पाया जाता है? प्लाज्मा में। समझना, प्लाज्मा में 90 से 92% पानी पाया जाता है और 6 से 8% प्रोटीन। क्या? 6 से 6 to 8% जो है क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन होता है। अब देखो प्रोटीन जो होता है वो 3 रूप में होता है। कौन कौन होता है? कौन होता है? जल्दी से इसमें देखो 3 प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है ना। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ग्लोबिन 3 प्रोटीन होते हैं, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन जो होता है ये क्या करता है? ये प्रोटीन रक्त के स्कंदन, फाइब्रिनोजेन रक्त ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त के थक्का जमने में सहायता करता है। ऐसे लिख देंगे, रक्त के थक्का। अब देखो भैया, रक्त के थक्का मतलब जैसे कट फट जाता है कहीं पे, ऐसे जैसे कट गया तो ऐसे दबा लेंगे तो रक्त का स्कंदन हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा तो ऐसे दबा देते हैं तो वो कुछ देर बाद 5-6 मिनट बाद रक्त नहीं बहता है ना, जबकि वो भाग कटा ही होता है लेकिन वो ब्लड नहीं निकलता है। तो इसे कहते हैं ब्लड क्लोटिंग हो जाना। ब्लड क्लोटिंग के लिए कोई ये प्रोटीन है प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, कोई बात नहीं ना। इसके साथ साथ 12 फैक्टर की और आवश्यकता होती है, जैसे कहता है कि कैल्शियम भी चाहिए, फिर इसके बाद ऑक्सीजन भी चाहिए, विटामिन के भी चाहिए, है ना, रक्त को थक्का जमने में, और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन भी चाहिए, ठीक है। एल्बुमिन जो होता है ये क्या करता है? ये बॉडी की प्रतिरक्षा वाली होती है। क्या होती है? बॉडी की प्रतिरक्षा करती है, ठीक है। प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे शरीर में वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में जैसे संक्रमण करते हैं, पहुंचते हैं तो हमको बीमार करते हैं। अब देखो प्रायः ऐसे हमारे बॉडी में जितना अमेरिका की पॉपुलेशन होती है कि उससे ज्यादा हम लोगों की बॉडी में प्रत्येक दिन बैक्टीरिया का मिलाप होता है या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं नाक और माउथ के द्वारा, ठीक है, परंतु भोजन पानी के द्वारा जाते हैं, एयर में भी रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो क्या करती है? इनको सबको मारती भी रहती है। तो इसीलिए हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया तो प्रवेश करते हैं, परंतु क्या होता है कि वो किल भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या होते हैं कि बीमार नहीं होते हैं। अब जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र कभी गड़बड़ हो जाए या वीकनेस पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, और फाइटिंग में, लड़ाई में जो फाइटिंग हो रही वायरस और इनका प्रोटीनों का, ठीक है, प्रतिरक्षा का, तो जिस समय वीकनेस होती तभी हमको वो सिम्पटम नजर देती है कि अब हम वीकनेस हो गए हैं और बीमार पड़ गए, तो इसे कहते हैं बीमार हो जाना, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी की क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली का काम करती है, ठीक है। ग्लोबुलिन जो होता है ये संतुलन का काम करती है, ठीक है ना, टेम्परेचर संतुलन, या अगर मैं कहूं ओस्मोसिस संतुलन में ये काम करती है, मतलब कि कंसंट्रेशन तनु और सांद्र में काम करती है, संतुलन का काम करती है। इन्हें कहते हैं परासरण संतुलन, परासरण ओस्मोसिस संतुलन का काम करती है, ठीक है।
अब इसमें देखिए साथ ही साथ इसी में देखिए साथ ही साथ और बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, इसमें साथ ही साथ प्लाज्मा में क्या होता है, पोटेशियम, ठीक है, क्या होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ठीक है, मैग्नीशियम। तो ये इनका सबका आयन होता है, ठीक है ना, इन सबका क्या होता है, आयन होता है। ये बात आपको समझना, इन सबका क्या होता है, आयन होता है। तो ये अकार्बनिक पदार्थों के कारण ब्लड का पूरा पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है ना। ये अकार्बनिक पदार्थ के कारण ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। साथ ही साथ प्लाज्मा में और भी कुछ होता है। देखिए प्लाज्मा में साथ ही साथ ग्लूकोस होता है। क्या होता है, ग्लूकोस भी पाया जाता है, C6H12O6 ग्लूकोज भी उपस्थित होता है भाई। दूसरी बात मैं कह दूं, साथ ही साथ इसमें एमिनो एसिड भी होता है। क्या होता है, एमिनो एसिड भी उपस्थित होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर साथ ही साथ अगर मैं कह दूं, इसके साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसें भी होते हैं। क्या होते, गैसेस भी होते हैं। तो इसके साथ साथ प्लाज्मा में कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, हार्मोन्स। तो ऐसे बहुत सारे इसमें पदार्थ प्लाज्मा में उपस्थित होता है। और भैया प्लाज्मा कहां, मैंने कहा ये, ठीक है ना, ये है प्लाज्मा, ठीक है, रक्त का ये प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में हमें लोग एक एक बात समझे हैं। और ये सब क्या करता है, काम करता है, अनेकों रक्त के स्कंदन में सहायता करता है। साथ ही साथ बहुत सारे पदार्थ, जैसे मैंने कहा पूरे ब्लड का 55% भाग हल्के पीले रंग का होता है। जल की मात्रा सबसे अधिक 90 से 92% होता है। शेष सभी अलग अलग होते हैं। 6 से 8% प्रोटीन होता है। ब्लड के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, जो फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबिन के रूप में होता है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन रक्त की स्कंदन, रक्त के थक्का जमने में, एल्बुमिन जो होता है प्रतिरक्षा प्रणाली में किल करता है बैक्टीरिया को, परासरण में ग्लोबुलिन होता है। साथ ही साथ मैंने कहा ग्लूकोज भी होता है, एमिनो एसिड होता है, लिपिड भी होता है, ठीक है ना, लिपिड्स, ठीक है ना, लिपिड भी पाया जाता है, भाई लिपिड भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिपिड्स भी इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग समझेंगे कि प्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंस है। ब्लड में सबसे ज्यादा प्लाज्मा ही होता है। बहुत सारे बच्चों को कहते हो कि ब्लड कितने भाग में होता, तो खटाक से बता देगा 3 भाग में लेकिन बेटा रक्त को पहली बार 2 भागों में बांटते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसेल क्योंकि ये 2 भाग एकदम अलग होते हैं एक दूसरे से। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसमें बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जैसे चलते हैं, संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ में अगर आप डायग्राम देखें तो आपको तीनों संगठित पदार्थ दिखाई दिया। मैंने कहा कि ब्लड को प्रायः 2 भागों में, एक प्लाज्मा, दूसरा संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ मैंने आपसे ये बताया कि ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कोशिकाओं का समूह होता है। ब्लड क्या होता है, कोशिकाओं का समूह। अगर भाई कोशिका का समूह है, आप सोचिए कि ब्लड अगर कोशिकाओं का समूह है, ठीक है, कोशिका का समूह है तो भाई बहुत सारी कोशिका होगी और उसी कोशिका का नाम क्या, संगठित पदार्थ रखा गया, संगठित पदार्थ, ठीक है। अब देखो ये संगठित पदार्थ, इसमें क्या क्या है, देखिए सुने। तो कहता है संगठित पदार्थ में भैया 3 चीज है। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल, और दूसरा भैया होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल, तीसरा होता है भैया प्लेटलेट्स, ठीक है ना, 3 होता है। देखो अब तीनों का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं इरेक्थ्रोसाइट। क्या कहते हैं, इरेक्थ्रोसाइट, देख लेना ध्यान से। इसे कहते हैं इरेक्थ्रोसाइट, इसे ल्यूकोसाइट, इसे थ्रोम्बोसाइट, ठीक है ना, अलग अलग इसका नाम होता है। तो देखिए आरबीसी जो है, अभी इसके डिटेल से देखो हम लोग पढ़ेंगे। तो कहता है जो आरबीसी सेल है, ठीक है ना,
आरबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल और प्लेटलेट्स, ये 3 सेलें, यही 3 सेलें संगठित पदार्थ का काम करती है। अब ये संगठित पदार्थ क्या करती है, हमने कहा कि अगर हम प्लाज्मा को निकाल दें, मेरी बात ध्यान सुनना, हमने कहा ये आरबीसी है, सुनना, इनका बहुत बुरी तरह से रिलेशन, संबंध होता है, संबंध, रिलेशन, सुनना। हमने कहा कि ये आरबीसी है और ये डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसके बीच में केंद्रक होता है डब्ल्यूबीसी के, ठीक है, यहां पे ध्यान देना। तो ये है डब्ल्यूबीसी। अब हमने कहा ये आपको मैंने बता दिया, ये आपका है प्लेटलेट्स, 3 भाग है। अगर हम कहते हैं ये जो ब्लड प्लाज्मा और इनका बहुत रिलेशन होता है, रिलेशन कैसे होता है इस बात को समझिए। मैं कह दूं कि अगर इसमें से प्लाज्मा निकाल लिया जाए, क्या निकाल लें, प्लाज्मा जो लिक्विड फॉर्म में था, यहां पे आ जाओ, ये प्लाज्मा था ना, अगर कहते हैं इसमें प्लाज्मा निकाल दिया जाए, इसमें के अंदर प्लाज्मा ना हो, अब देखो बीच में कोई प्लाज्मा नहीं, अगर इसमें से प्लाज्मा को निकाल लिया जाए, किसको, प्लाज्मा, यहां पे देख लेना, कहता है प्लाज्मा अगर निकाल लिया जाए तो ये सारी सेल, ये सारी सेल, ये सारी सेल डेड हो जाती हैं। क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, अर्थात इनका मृत्यु प्राप्त हो जाती है। ये बात समझिए, प्लाज्मा निकला तो ये सारी कोशिका जो ये सेल है ये सभी डेड हो जाती है। तो इसका मतलब प्लाज्मा और ये सेल, प्लाज्मा और सेल के बीच दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है, घनिष्ठ संबंध मतलब एक दूसरे के बगैर ये जीवित नहीं रहते हैं। अगर सेलों को निकाल लिया जाता है तो प्लाज्मा सूख जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाता है। अगर सेलों को निकाल लिया जाता है तो सेल डेड हो जाती है, प्लाज्मा निकाल लो सेल डेड। तो दोनों का बहुत रिलेशन होता है, एक घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको 3 सेल दिखाई देगी, एक जो ये होगी आरबीसी होगी, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलर, दूसरा जो होगी डब्ल्यूबीसी होगी और तीसरा प्लेटलेट्स होगी। अब देखिए इसमें से हम लोग प्लाज्मा को निकाल लिए भाई, क्या निकाले, प्लाज्मा को निकाल लिए, तो शेष बचा जो 3 पदार्थ है उसे यह कहते हैं संगठित पदार्थ। क्या कहते हैं, संगठित पदार्थ, ठीक है। अब संगठित पदार्थ में 3 भाग, यहां देखो सीधा सीधा ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, देखिए इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा है, आरबीसी का राउंड शेप और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लेट मतलब बीच में दबा दबा, ठीक है, और ये है आपका क्या है, प्लेटलेट्स। तो 3 भाग यहां पे आपको पढ़ना है, एक एक पर फिर से आते हैं हम लोग, देख लो। पहला नंबर है आरबीसी। आरबीसी देखिए इरेक्थ्रोसाइट, इसको क्या बोलते हैं, इरेक्थ्रोसाइट या आरबीसी या रेड ब्लड, ठीक है ना, रेड ब्लड कार्पोसेल, ठीक है, रेड ब्लड कार्पोसेल के नाम से जानते हैं। क्या, रेड ब्लड कार्पोसेल। मेरे भाई ध्यान से सुनना, हम लोग जो है इरेक्थ्रोसाइट भी बोलते हैं। जैसे अभी कभी कभी भैया, कभी कभी आप चले जाइए, कहां चले जाइए, कभी कभी आप ब्लड चेक करवाएंगे तो ब्लड चेक करवाने पे आपको ये बताएगा, ठीक है, ये आपको सीधा सीधा बता देगा कि कितना ब्लड है आपके पास, और ये आरबीसी नहीं लिखेगा, इरेक्थ्रोसाइट लिखेगा। कभी ब्लड के पर्चा लेकर के देखे तो उसमें इरेक्थ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट लिखा होता है, ठीक है ना, ऐसे उसमें आरबीसी नहीं लिखता है। सुनो ये जो है, अब देखो ये संगठित पदार्थ, ये देखो संगठित पदार्थ, ये पूरे ब्लड का कितना परसेंट है, 45%, ठीक है ना, 45% होता है, क्योंकि 55% प्लाज्मा होता है, ये शेष बचा 45%। अब देखो 45% में सबसे ज्यादा अगर सेल की बात करूं तो आरबीसी सेल ही सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना, एक बूंद में करोड़ों होती है। एक बूंद, सुनो, ब्लड के एक बूंद, 1 ड्रॉप, एक बूंद निकाल करके देखें कि उसमें आरबीसी की संख्या कितनी, तो करोड़ों में मिल जाएगी। तो अगर सेलों की पूरे शरीर की मैं बात कर दूं, पूरे शरीर के सेलों की तुलना में आरबीसी सेल से कर दूं, तब पर भी आरबीसी के सेल
सभी अंगों से सबसे ज्यादा आरबीसी की सेल ही होती है। अब देखो क्यों, क्योंकि देखिए आप सोचिए कि जो ब्लड है पूरी तरह रेड दिखाई देता है, लाल, और जबकि सिर्फ आरबीसी ही कोशिका रेड होती है ना, उसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है, नहीं से सभी व्हाइट होती है ना, कोई कलर नहीं लेती, जबकि यही एक कलर लेती है। ठीक है, चलो तो ये कहते हैं अन्य सभी से सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, आरबीसी से सबसे ज्यादा, ठीक है, ज्यादा कोशिका होती है। ठीक है ना, ऐसे समझ लेंगे, सबसे ज्यादा कोशिका। इसका आकार कैसे होता है, आकार कैसे होता है, आकार भैया गोल होता है। क्या होता है, गोल। ठीक है ना, गोल होता है और प्लेट लाइक होता है। क्या, प्लेट लाइक। ठीक है, प्लेट लाइक होता है, ऐसे देख लीजिए, प्लेट लाइक, गोल एकदम, और प्लेट लाइक यानी बीच में जो है, बीच में ऐसे दबा हुआ। ठीक है, बीच में ऐसे दबा हुआ, सुन लो, बीच में क्या होता है, दबा हुआ, प्लेट लाइक, बीच में दबा हुआ। दूसरी बात क्या होता है बेटा, यहां पे ध्यान दो, दूसरी बात क्या होता है, गोल होता है, और ये न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है, यहां से लिख देंगे केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, केंद्रक एब्सेंट होता है। ठीक, दूसरी बात, केंद्रक नहीं होता है, लेकिन नोट करके हम लिखेंगे, नोट, आरबीसी में, स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, परंतु नोट कुछ अपवाद है। ऊंट, ऊंट देखे ना, ऊंट, ऊंट और लामा, आप कहेंगे लामा कहाँ है, लामा स्तनधारी प्राणी में, स्तन प्राणी में, स्तन प्राणी के कहना के आरबीसी में, आरबीसी में न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक होता है, यह अपवाद है। ठीक है, केंद्रक होता है। देखो भाई, हमने एक बार बताया कि जो आरबीसी सेल है उसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अपवाद भी बताया कि ऊंट और लामा दो ऐसे प्राणी, स्तनधारी प्राणी हैं, जो बच्चे देने वाले प्राणी हैं, जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है। ठीक है, ये भी अपवाद हमने बता दिया आपको। देखिए अब देखो, इसमें कहता है, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस ना होने से इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये पिगमेंट्स होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, पिगमेंट्स अर्थात वर्णक होता है, और हीमोग्लोबिन के ही कारण, ठीक है, इसी के कारण पूरा का पूरा रक्त लाल दिखाई देता है, पूरा रक्त लाल दिखाई देता है, लाल होता है। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण दोस्त, हीमोग्लोबिन। ठीक है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण पूरा रक्त लाल होता है, ये आपको समझना है। और इनकी संख्या 50 से 50 लाख होती है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रति घन मिलीमीटर होते हैं, 50 से 50 लाख। इनकी संख्या देख लीजिए, 50 से 50 लाख। ठीक है, यहां पे कह देंगे कि आरबीसी की संख्या काउंट करोगे तो इसमें कह दिया 50 से 50 लाख। ठीक है, 50 लाख। ठीक है ना, 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है ना, ऐसे ये उपस्थित होते हैं, इनकी संख्या। ठीक है ना, ये आपको समझना है। ठीक, ऐसे आप समझ लेंगे। दूसरी बात यहां पे मैं कह दूं, जो इसमें कहा गया, देखिए एक बात तो डॉक्टर चेकअप करता है कि खून की कमी। ठीक है, कहता है खून की कमी है, क्यों जी, कहता है खून की, ब्लड की कमी है। तो वास्तव में ब्लड की कमी नहीं होती है, बल्कि किसकी कमी होती है, बल्कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है। देखिए आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी,
आरबीसी की संख्या भाई अगर कम तो हीमोग्लोबिन कम। तो देखिए इसमें कहता है कि अगर हम प्रति 100, ठीक है, ml, ठीक है, 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में, यहां पे देखिए 100 ml रक्त में हम ऐसी बात करें कि इसकी आरबीसी की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की संख्या अगर 12 से कितना, 12 से 16 ग्राम, ठीक है ना, 12 से 16 ग्राम, ध्यान रखना, ग्राम अगर उपस्थित है, ये कहां उपस्थित है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन 100 ml रक्त में, किसमें, 100 ml रक्त में 12 से 16% उपस्थित है तो कहता है मनुष्य स्वस्थ होता है। ये बात समझ लीजिए भैया। कहता है जब खून की कमी होती तब क्या होता है, कहता है कि 12 से 16 ग्राम से जब कम होता है हीमोग्लोबिन लेस देन, अगर कहते नहीं भैया हमारे शरीर में 8 ग्राम है तो भैया तुम्हारे शरीर में रक्त की कमी है, समझो। अगर कहते 6 ग्राम है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन, तो भैया और कम है, समझ लेना ये बात को। जब ये ग्राम में कम हो, अगर 10 से 12 है तब पर भी नॉर्मल होता है, लेकिन 12 से 16 ग्राम तक एक स्वस्थ मनुष्य में होना चाहिए। अपना ब्लड जाकर के चेक करवाओ और इसको देखो कि ये है खून, यानी रक्त की कमी बताता है आपके शरीर में, रक्त की कमी बताता है कि ज्यादा बताता है, ठीक है ना, जा करके चेक करना। दूसरी बात आ जाओ बेटा, देखो आरबीसी का निर्माण कहां होता है, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, स्टार बना के लिख दे। ये जो रक्त कोशिकाएं बनती है इसमें किस में बनता है, बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो मतलब, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, हिंदी बोलते हैं अस्थि यानी हड्डी, मज्जा, मज्जा मैरो, ठीक। देखो भैया अस्थि मज्जा क्या है, जो हड्डी देखो ना, बढ़िया हड्डी, कभी भी ऐसे जानवर मरे उरे पड़े हो, उनकी हड्डियां जो जाके देखो तो हड्डियों के बीच में छेद होता है, छेद मतलब हल्का हल्का उनके हड्डियों के बीच में कुछ हल्का सा छेद होता है। हाँ, छेद का मतलब कि वहां पे जो स्टेम कोशिका होती है, इसके अंदर क्या होती है, स्टेम सेल, जो हमेशा बढ़ती रहती है। तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में स्टेम सेल पाई जाती है, वो हड्डियों के प्रत्येक हड्डियों के बीच में खोखले बैग में पाई जाती है, उसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। और उसी बोन मैरो से बनता है, उसी बोन मैरो से क्या बनता है, आरबीसी सेल बनती है। कहां से बनती है, बोन मैरो से, ठीक है। देखिए भाई एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, अगर कोई मनुष्य एक्सीडेंट हो गया, कोई मनुष्य का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या करता है, पैर ऐसे रगड़ता रहता है ऐसे। तो देखिए हम लोगों को क्या होता है, अस्थि मज्जा जो होता है पैरों की हड्डियों में ज्यादा होता है, तो ऐसे ऐसे पैर हम लोग करते हैं ना, तो हम लोगों के शरीर रेड होने लगता है, ठीक है ना, क्या होने लगता है, रेड होने लगता है। तो इसका मतलब हमारे शरीर में आरबीसी बनने लगता है। अब देखो आरबीसी बनने का दो कारण, आरबीसी बनने लगता है और शरीर रेड हो जाता है। दूसरी बात, जब हम लोग प्राय दौड़ने लगते हैं, जब क्या करते हैं, दौड़ने लगते हैं, जब दौड़ने लगते हैं तब पर भी हमारा चेहरा रेड हो जाता है। तो रेड होने मतलब आरबीसी बढ़ने लगती है। यानी आरबीसी क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन, मैं आपको पहले से बताया, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन भाई क्या करता है, ये ऑक्सीजन का पकड़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराता है, ठीक ना, ऑक्सीजन को पकड़ करके ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसों का आदान प्रदान हीमोग्लोबिन करवाता है। जैसे हम लोग दौड़ने लगते हैं, तो दौड़ते समय क्या होता है कि हमको ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा कैसे मिलेगी, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, कोशिका में ऊर्जा बनेगी। जब दौड़ेंगे तो ऊर्जा लगेगी, ऊर्जा कैसे मिलेगी, ऑक्सीजन से। तो इसीलिए हमारा सांस भी तेजी से चलने लगता है, मतलब ऑक्सीजन तेजी से खींचने लगता है ताकि ऊर्जा बन सके। दूसरी बात देखो, जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर जाने पर क्या होता है कि हमारे शरीर में आगे ऊपर जाने पर ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है ना,
जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो क्या होता है, हम लोगों को तकलीफ होती कोई भी कार्य करने में। तो कहता है जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में जो समुद्र तल के ऊपर मतलब समुद्र तल के ऊपर रहते हैं पहाड़ी इलाकों में, उनके शरीर में देखेंगे तो उनके शरीर रेड रहता है। कहता है उनके शरीर में आरबीसी ज्यादा बनने लगता है। समझ क्या बनने लगता है, आरबीसी ज्यादा बनने लगता है, इसलिए प्राय उनके चेहरा रेड दिखाई देता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाला भाई समझ ले। बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, किसका, आरबीसी सेल का निर्माण होता है, ठीक है ना। चलो आरबीसी सेल का निर्माण बोन मैरो। अब देखो जब आरबीसी बनेगी है ना, बनती रहेगी भाई ज्यादा हो जाएगी, तो कहता है इसका जीवन काल भी है, 120 दिन तक ये जीवित रहती है। अगर आरबीसी आज 8 बनी तो 120 दिन तक जिंदा रहेगी, फिर उसके बाद डेड हो जाएगी। तो कहता है 120 दिन तक इसका जीवन होता है, ठीक है ना। जीवन कितना होता है, 120 दिन होता है। फिर अब कहते हैं जीवन होता है तो मरेगी भी, तो कहती कहां पे, 120 दिन बाद इसकी मृत्यु होती है आरबीसी सेल की। तो ये मरती कहां पे है, प्लीहा में। प्लीहा या स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन या प्लीहा को कब्रस्थान कहते हैं। आरबीसी का कब्रस्थान क्या है, स्प्लीन या प्लीहा। मेरी बात सुनना, आरबीसी का कब्रस्थान क्या, स्प्लीन या प्लीहा के नाम से जानते हैं। ये देखो प्लीहा या स्प्लीन के नाम से, ठीक है। बनती कहां भाई, बोन मैरो में है। बोन मैरो कहां भाई, तो हड्डियों के बीच में होता है। मरती कहां, स्प्लीन अर्थात प्लीहा में, ठीक है। बताएंगे प्लीहा यहाँ पे बगल में होती है, प्लीहा यानी स्प्लीन नोड होती है, ठीक है। प्लीहा में जाकर के इसकी डेड हो जाती है, ठीक है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर के बना होता है। किससे जी, हीम और ग्लोबिन से मिलकर के बना होता है। हीमोग्लोबिन में एक पदार्थ, एक एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है क्या, आयरन। क्या जी, आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है मेरे भाई, आयरन यानी Fe, ठीक है ना। Fe यानी आयरन पाया जाता है। इसीलिए भैया कहता है आयरन की गोली खाने से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, या पालक ओलक खाने से भी आयरन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो पालक का जूस पियो और खून को बढ़ा लो, ठीक है। तो कहता है आयरन का टेबलेट खाइए। ऐसे महिलाओं में, गर्भावस्था की महिलाओं में आयरन की टेबलेट दिया जाता है। अगर आपको याद हो तो आयरन के टेबलेट गर्भवती महिलाओं में दिया जाता है ना, क्योंकि इनके शरीर में आरबीसी की जब कमी होती है तो आयरन का टेबलेट डॉक्टर सलाह देता है कि आयरन टेबलेट खाओ, या तो पालक उलक का जूस पी लो, पालक खाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो ये था पूरी की पूरी कहानी। इरेक्थ्रोसाइड क्या है जी, इरेक्थ्रोसाइड, ये नाम याद रखिएगा, इरेक्थ्रोसाइड मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल। ये सबसे ज्यादा होती, मैंने कहा सबसे, सभी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा। मतलब मैंने कहा एक बूंद खून ले लो और उसमें देखो तो कम से कम आपको जो है करोड़ों में इनकी संख्या मिलेगी। इसीलिए इन्हीं के अधिकता के कारण पूरा का पूरा ब्लड कैसे दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। पूरा खून है भैया रेड हो जाता है इन्हीं के कारण। इनका आकार कैसे भैया, गोल होता है, ठीक है। और तस्तरी नुमा, देखो बीच बीच में वहां देखो भाई दबा हुआ है ना, प्लेट लाइक गोल होता है। केंद्रक अनुपस्थित, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा अपवाद, ऊंट और लामा ऐसे प्राणी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, ये अपवाद भी है। यह आरबीसी सेल में न्यूक्लियस ना होने से हीमोग्लोबिन ज्यादा बड़ा होता है। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम आयरन से, ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट वर्णक होता है, जिसके इस वर्णक के कारण पूरा आरबीसी का रंग लाल होता है। और पूरा खून की बात करोगे तो इनकी संख्या के कारण पूरा खून लाल दिखाई देता है। दूसरी बात हमने कहा आरबीसी की संख्या
50 से 50 लाख प्रति घन मीटर होता है। दूसरे हमने हीमोग्लोबिन के ग्राम की बात किया कि 100 ml 100 मिलीलीटर रक्त में अगर 10 से 12 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित है तो ये मनुष्य के स्वस्थ होने की खबर है। स्वस्थ होने मतलब इनमें खून की कमी नहीं ना। अगर कहता है इससे फिर जब कम होने लगता है हीमोग्लोबिन तो भैया बता जाते कि खून की कमी हो गई है। तो आपको क्या खाना चाहिए? आयरन की टेबलेट, क्योंकि Fe आयरन है, आयरन से हीमोग्लोबिन बनेगा। फिर कहता है ये आरबीसी हमेशा मरती रहती, बनती रहती, तो कहां बनती है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहां होती है? हड्डियों में पाई जाती है, ठीक है। और फिर कहता है कि इसका जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन कह दो भैया, दिन नहीं लिखा, डे, ठीक है, दिन होता है, ठीक है। इसकी मृत्यु प्लीहा या स्प्लीन में होता है, ठीक है ना। किसमें? प्लीहा या स्प्लीन में, ठीक है ना भाई। ऐसे आप लोग प्लीहा या स्प्लीन में इसकी मृत्यु होती है, ऐसे याद कर लो, ठीक। चलो आगे चले। तो ये आज की क्लास में इतना ही रखता, फिर कल आते, फिर कल मिलते। कल ये पूरी बात याद रखिएगा, हम लोग परिसंचरण पढ़ रहे हैं, पूरा परिसंचरण। हम लोग अभी ब्लड ही पढ़ रहे हैं, ब्लड के WBC प्लेटलेट सभी बाकी है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग हार्ट में, हृदय में। यहाँ पे ब्लड ग्रुप भी बताना है आपको, मैं सारा ब्लड ग्रुप कितने होते हैं उसको भी बता दूंगा, किस कारण ब्लड ग्रुप से अलग होता है उसको भी बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।